नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्लास में हम टॉपिक कवर करेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर। ओके, और कोशिश करेंगे कि इस क्लास में हमारा थर्मोडायनेमिक्स फिनिश हो जाए, ठीक है ना। ओके, और नहीं तो एक छोटी सी और क्लास होगी 10 या 15 मिनट की, उसमें कुछ टॉपिक्स अगर बचे होंगे तो उसको मैं कवर कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है तो आप समझो जरा। पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, ठीक है ना, इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, साथ साथ आप भी चाहो तो बना सकते हो। नाउ इस तरीके से देखिए बच्चों, ये एक बॉक्स है, इस तरीके से इंसुलेटेड बॉक्स है। बॉक्स का मतलब ऑब्वियसली 3 डायमेंशनल स्पेस में एक ऐसा कंटेनर आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक कंटेनर है बच्चों, और इस कंटेनर में इसकी जो वॉल्स हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक, इसकी जो वॉल्स हैं वो इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर। इसकी जो दीवारें हैं, ठीक, ये कैसी हैं, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर। मतलब हीट ना तो बाहर से अंदर आ सकती, ना तो अंदर से बाहर जा सकती, ठीक। अब इस कंटेनर के अंदर, जैसे आपका रूम है ना, तो रूम के अंदर एक और मतलब रूम आपका एक कंटेनर है मान लो, और उसके अंदर एक और कंटेनर रखा हुआ है। तो ध्यान सुनो, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में तो हम पानी भर देते हैं, और इसके अंदर एक और कंटेनर रखा होता है इस तरीके से, इसके अंदर, जिसको हम बॉम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉम्ब। ओके, अब ये वो वाला बॉम्ब नहीं है जो दिवाली में आप जलाते हो, ठीक है, कंटेनर का नाम है बॉम्ब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर हमने ये रख दिया है, इसका नाम क्या है? बॉम्ब, ठीक है ना। और ये जो बॉम्ब है, ठीक है ना, इसकी जो वॉल्स हैं कंडक्टिव इन नेचर होती हैं, यानी कि हीट अंदर बाहर जा सकती है, आ सकती है, ठीक। तो ये कैसा है? कंडक्टिव वॉल है, इसकी वॉल कैसी है? कंडक्टर है, ठीक। अब सुनिए क्या करेंगे। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पानी भर दिया, सुन लो ध्यान से। इस कंडक्टर के अंदर हम एक क्रूसिबल रखेंगे। क्रूसिबल क्या होता है? चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है, जिसमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रख के उसका कंबशन कराओगे आप, जिसमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रख के कंबशन कराओगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर एक क्रूसिबल रखा होगा इस तरीके से बॉम्ब में, ठीक। अब देखिए, इसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के एन मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं? एन मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक। ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर क्या रखा है? एन मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसका कंबशन कराओगे, जैसे मीथेनॉल हो गया आपका, या कोई हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक। हाइड्रोकार्बन तो नहीं ऑब्वियसली, कोई, क्योंकि वो तो गैसेस होंगी, गैस तो यहाँ आएगा नहीं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हमने जैसे कि मान लो मीथेनॉल ले लिया, अभी लिक्विड फॉर्म में, तो उसको क्रूसिबल में आप रख सकते हो, ठीक है ना। एन मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया यहाँ, ठीक है स्टूडेंट्स। टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम में सवाल एक ही पैटर्न पे आता है, हर 2-3 साल को छोड़ के एक सवाल जरूर आता है, तो सवाल मैं यहाँ पर आपको करा दूंगा भी। अब देखिए बच्चों, इसमें ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा है, ठीक, और यहाँ पर पानी भी भर लीजिए। ध्यान सुनो, इसमें पानी नहीं भरा हुआ है, बॉम्ब के अंदर ये वाले कंटेनर में पानी नहीं भरा हुआ है, पानी इसके बाहर भरा हुआ है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये वाटर भरा हुआ है। देखो, इसमें पानी नहीं भर रहा हूँ, ध्यान देना जरा, ठीक। पानी इसमें बाहर इस तरीके से भरा हुआ है, समझ जाना आप। ये ऐसा इसमें वाटर भरा हुआ है, ये हो गया क्या आपका? वाटर, ठीक। अब सुनिए बच्चों, अब हमें क्या करना है? इसको बर्न करना है। तो बर्न करना है तो भाई इसको, इसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना होगा पहले आपको। तो कैसे पहुंचाओगे? तो जवाब है कि आप, ऐसा तो है नहीं कि माचिस की तीली लेके जाओगे आग लगा दोगे इसमें, ऐसा तो है नहीं। तो आप इलेक्ट्रिक स्पार्क दोगे। क्या करोगे? ये एक सिस्टम होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक स्पार्क देने का बाहर से, ठीक। तो ये देखिए, इलेक्ट्रिक स्पार्क जब आप दोगे तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। ये एक कैथोड है, इसमें से एक एनोड है। अब उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, बस आपको सिंपली पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम हीट प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे, ये है ना, कैथोड एनोड से। तो जैसे ही आप स्पार्क दोगे बच्चों, इसमें क्या होगा बताइए? इसमें हीट जनरेट होगी भाई, इसका कंबशन होगा, जो एन मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा हुआ है इसका कंबशन होगा। और जब कंबशन होगा, अच्छा एक काम और करिएगा, थर्मामीटर भी मेजर रखिए, है ना, थर्मामीटर भी रखिए यहाँ पर एक। तो ये देखिए, ये एक थर्मामीटर लगा दिया हमने इस तरीके से, ठीक। थर्मामीटर क्या करेगा बच्चों? टेम्परेचर मेजर करेगा। थर्मामीटर क्या करेगा? टेम्परेचर मेजर करेगा, ठीक। थर्मोमीटर, ओके, करेक्ट। अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए, यस, अब ये पानी है, ठीक है बच्चों। अब जरा इस थर्मोमीटर को देखो, स्टार्टिंग में ध्यान से सुनिएगा, जितना पानी का टेम्परेचर होगा, अभी अभी मान लो कंबशन नहीं कराया है, ठीक। यहाँ से इसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रिक स्पार्क दोगे, ये एक अरेंजमेंट लगा के रखा है, इसकी हेल्प से क्या दोगे आप? इलेक्ट्रिक स्पार्क दोगे। जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क दोगे। जब आप इलेक्ट्रिक स्पार्क दोगे तो इसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना।
अब सुनिए स्टार्टिंग में क्या होगा बच्चों, स्टार्टिंग में जितना पानी का टेम्परेचर है, बात समझ लो, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों। मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे पहले पानी का टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, सही है। मान लो एग्जांपल के तौर पे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मान लो टी इनिशियल कितना है, टी इनिशियल कितना है बताओ, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब सुनो, जितना पानी का टेम्परेचर इनिशियल का मतलब जब हमने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं करी, अभी हमने इलेक्ट्रिक स्पार्क नहीं दिया है, ठीक। तो जितना पानी का टेम्परेचर होगा उतना ही तो ये येलो कलर की जो येलो कलर की जो कंडक्टिव वॉल है इसका होगा। भाई ये जो बॉम्ब अंदर, ये जो बॉम्ब है इसको हम बॉम्ब बोलते हैं, है ना, इसको हम बॉम्ब बोलते हैं। जहां आप कंबशन कराओगे जिस कंटेनर में, ये येलो वाला, इसको बॉम्ब बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉम्ब बोलेंगे, ठीक। अब ध्यान सुनो, ये जो येलो कलर की वॉल्स है ये कंडक्टिव इन नेचर है, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए, देखिए वाटर का जितना टेम्परेचर होगा, अब वाटर के कांटेक्ट में ही तो ये वॉल्स हैं, तो दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे टेम्परेचर वाइज, यानी कि जितना टेम्परेचर वाटर का है उतना ही टेम्परेचर येलो वाली वॉल का, यानी कि उतना ही टेम्परेचर बॉम्ब का होगा। तो इनिशियल टेम्परेचर बॉम्ब का और वाटर का सेम रहेगा, सुन लो ध्यान से, इनिशियल टेम्परेचर बॉम्ब का, बॉम्ब की जो येलो कलर की वॉल्स हैं, ठीक, दोनों कॉन्टेक्ट में ना भाई। अगर आप अपना हाथ पानी में ऐसा डाल देते हो तो क्या होता है बताओ, पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप थोड़ी देर के बाद आपका जो हाथ है वो भी 25 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, ठीक है, दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। पता है आपको हीट का एक्सचेंज होगा, पढ़ा है ना आपने, हायर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ हीट एक्सचेंज होता है। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, ठीक है ना। तो जहां से जहां हीट फ्लो करनी होगी फ्लो कर जाएगी और दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, यानी कि दोनों का टेम्परेचर सेम। तो इनिशियल टेम्परेचर दोनों का सेम होगा, यानी कि टी इनिशियल बॉम्ब के लिए भी वही होगा, बॉम्ब की वॉल्स के लिए, और वाटर के लिए भी वही होगा। और जब आप केमिकल रिएक्शन करा दोगे, ध्यान से सुन लो, जब आप केमिकल रिएक्शन करा दोगे, यानी कि आपने इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, अब थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चों, यहां से आपने इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसका कंबशन होगा, और जब कंबशन होगा तो हीट निकलेगी, मानते हो कि नहीं, जब कंबशन होगा तो हीट इवॉल्व होगी, ऐसे करके। अब हीट को मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, हीट को कोई देख नहीं सकता, बस एहसास कर सकते हो आप, उसका महसूस कर सकते हो, हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा, जब वो हीट इवॉल्व होगी तो वो हीट क्या इस बॉम्ब के अंदर से निकल के पानी में जा सकती है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाएगा और पानी का टेम्परेचर तो अभी 25 डिग्री सेल्सियस है भाई, हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, और ये वॉल्स कैसी कंडक्टिव, तो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी, तो ये हीट ऐसे करके फ्लो करेगी, कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। कहने का ये मतलब है कि थोड़ी देर के बाद जब केमिकल रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट और सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक, तब टी फाइनल जो होगा, मान लो जस्ट ऐसे ही मान रहे हैं, मान लो कितना मान लें, 45 डिग्री मान लो, मान लो 45 डिग्री का टेम्परेचर हो गया टी फाइनल, तो उस टाइम बॉम्ब की वॉल का भी यही टेम्परेचर होगा, ठीक, और वाटर का भी, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। समझ सकते हो इस बात को कि नहीं बताओ। यहाँ केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो हीट फ्लो करेगी वॉल के थ्रू इस तरीके से, तो भैया थोड़ी देर के बाद ये पानी और इसकी वॉल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे टेम्परेचर वाइज, दोनों का टेम्परेचर फिर से सेम हो जाएगा, लेकिन पहले की कंपेरिजन में ज्यादा होगा क्योंकि हीट सिस्टम में इवॉल्व हुई है, ठीक। तो अब 45 डिग्री हो गया। अगर मैंने आपसे पूछा कि डेल्टा टी निकालिए, किसके लिए, चाहे मैं आपसे पूछूं बॉम्ब के लिए, और चाहे मैं डेल्टा टी आपसे पूछूं किसके लिए, वाटर के लिए, ठीक, ये दोनों ही तो सेम होगा, चेक कर लो भाई। हाँ, बॉम्ब का फाइनल कितना है 45 और बॉम्ब का इनिशियल है कितना 25, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 45 माइनस 25 20 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का फाइनल कितना है 45 और वाटर का इनिशियल कितना है 25, तो 45 माइनस 25 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दोनों का डेल्टा टी क्या आएगा, सेम आएगा, तो उसको मैं डेल्टा टी लेके चलूंगा। ध्यान सुनो, चाहे चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉम्ब की बात करें, चाहे चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर की बात करें, वो क्या होगा, डेल्टा टी के इक्वल होगा, वो सेम ही होगा। अब सुनो होता क्या है, ये जो हीट आप मेजर कर रहे हो, चेक करो, इस बॉम्ब का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, मानते हो कि नहीं बताओ, या इस पूरे कंटेनर का, यानी कि जो पूरा का पूरा आपका कैलोरी मीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, इसी को हम बॉम्ब बोलते हैं, इसका पूरा नाम बॉम्ब कैलोरी मीटर है। सुनिएगा ध्यान से, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं बताओ भाई, ये वॉल्यूम तो फिक्स है ना, ठीक। तो हीट आप कहां पर मेजर कर रहे हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर कर रहे हो, हीट आप कहां पे मेजर कर रहे हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर कर रहे हो। तो ध्यान से सुनिए, ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, जिसकी हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं, मेजर द हीट ऑफ कंबशन ऑफ द मॉलिक्यूल। अब मैंने ये क्यों लिख दिया, मेजर द हीट ऑफ कंबशन ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि भाई पता नहीं आपने मीथेनॉल लिया है कि पता नहीं आपने इथेनॉल लिया है कि पता नहीं आपने कोई और
ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, किसका आप कंबशन कर रहे हो, है ना, बात समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने मॉलिक्यूल लिख दिया है, ठीक। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप हीट ऑफ कंबशन, मतलब जब उसका कंबशन हुआ तो कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। और वो हीट निकालते हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन करने के बाद उस सिस्टम में कितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ वो हम कैलकुलेट करते हैं। ये ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी कि आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी को यहां संबोधित करें, आप ये बोलिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितनी हीट इवॉल्व हुई है उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो। यानी कि बच्चों दिस मेजर द हीट ऑफ कंबशन ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या मेजर करता है ये, हीट ऑफ कंबशन। और आपको पता है कि हीट ऑफ कंबशन तो मैं पीछे आपको पढ़ा के आया हूँ, हीट ऑफ कंबशन कितने मोल के लिए डिफाइंड होगा, 1 मोल के लिए। तो ये हमेशा 1 मोल के लिए आएगा, जो कि अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ठीक। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है आपने, उसका पर मोल, उसके 1 मोल का कंबशन करने पर कितनी हीट इवॉल्व होती है, वो ये आपको बताएगी ये डिवाइस, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक अरेंजमेंट है या डिवाइस है, जो आप कहना हो कह लीजिए इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान सुनिए, यहाँ हम फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं बच्चों, यहाँ हम फॉर्मूला भी यूज करेंगे, कौन सा, ध्यान सुनिए, Q बराबर MS डेल्टा टी, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ये फॉर्मूला भी मैं यूज करूंगा, क्या करने के लिए सर, फॉर्मूला बनाने के लिए। आइए दिखाते हैं आपको। तो चलिए सबसे पहले इसका डेरिवेशन करते हैं, सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए जरा ध्यान से चेक करिए, देखिए इसके डेरिवेशन में, मतलब इसका एक फॉर्मूला ड्राइव करके लेके आएंगे। अब देखिए बच्चों, ये जो हीट इवॉल्व हुई है, सुनिए, यहाँ कंबशन में एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर जो भी हीट इवॉल्व हुई है, तो वो हीट जो इवॉल्व हुई है, कुछ हीट कहाँ रहेगी, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ये जो वॉल्स हैं कंडक्टिव इन नेचर है भाई, मेटल की बनी होगी ना यार ये वॉल, इसकी बॉम्ब की, हाँ समझो जरा बात को, ये बॉम्ब, ठीक है, ये कंडक्टिव इन नेचर है, यानी कि मेटल के कुछ ना कुछ एटम्स होंगे इसमें। तो कुछ हीट कहाँ चली जाएगी, बॉम्ब की वॉल में, और कुछ हीट कहाँ चली गई, पानी में। जो भी टोटल हीट निकली, जरा समझिए जरा यहाँ पर, देखिए ध्यान से चेक करिए बच्चों, जो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट इवॉल्व हो रही है, कुछ किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो गई, बॉम्ब के द्वारा, बॉम्ब की जो वॉल्स हैं, और कुछ हीट एब्जॉर्ब हो गई वाटर के द्वारा। और दोनों इक्विलिब्रियम पे थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। लेकिन कहने का ये मतलब है कि जो भी हीट यहाँ से टोटल निकली होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट इवॉल्व हुई होगी बच्चों, उसमें से थोड़ी सी इस वॉल ने एब्जॉर्ब कर ली और थोड़ी सी वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली। इसलिए हमने क्या लिखा कि टोटल हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉम्ब प्लस हीट एब्जॉर्ब बाय द व्हाट, हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर। अब आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए बच्चों, Q इज इक्वल्स टू, अभी मैंने बोला था मैं फॉर्मूला यूज करूंगा MS डेल्टा टी, ठीक। तो ध्यान सुनो, Q ऑफ बॉम्ब कितना आ जाएगा बताओ, Q ऑफ बॉम्ब इज इक्वल्स टू मास ऑफ बॉम्ब, मास ऑफ बॉम्ब को MB से दिखा देते हैं, इनटू S की जगह स्पेसिफिक हीट ऑफ, S क्या होता है स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट है ना 1 ग्राम के लिए, मतलब जो बॉम्ब की वॉल है वो किसी मेटल से बनी होगी, उसके 1 ग्राम की हीट की बात करें, ठीक है ना, हीट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब इनटू चेंज इन टेम्परेचर, दोनों का डेल्टा टी सेम होगा, अभी बताया था। उसके बाद Q ऑफ वाटर यदि आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, M ऑफ वाटर यानी कि मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी, ठीक। यहाँ पर ला के रख दीजिए, दोनों का डेल्टा टी सेम होगा, यहाँ ला के रख दीजिए, और देखिए क्या बनेगा फॉर्मूला आपका, QV इज इक्वल्स टू Q ऑफ बॉम्ब की जगह कितना रखोगे, M मास ऑफ बॉम्ब इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉम्ब इनटू डेल्टा टी, और प्लस Q ऑफ H2O की जगह क्या रखोगे आप, मास ऑफ वाटर, ठीक, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। यहाँ से ब्रैकेट लगाओ और जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, तो QV इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा मास ऑफ बॉम्ब इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉम्ब प्लस मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक। और ब्रैकेट लगाएंगे और डेल्टा टी कॉमन हो गया बाहर, ये इस तरीके से डेल्टा टी क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दो जरा, ये जो लिखा हुआ है आपका, ये जो पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक, इस यानी कि मास ऑफ द बॉम्ब इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉम्ब मेटल, मास ऑफ द वाटर प्लस मास ऑफ द वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, है ना, इसके और इसके सम को एक साथ हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर बोला जाता है। हीट
कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर बोला जाता है। ठीक है, सुनिए ध्यान से। कैलोरी मीटर के सवाल ना फिजिक्स में आपको अलग तरीके से मिलेंगे, केमिस्ट्री में अलग तरीके। केमिस्ट्री में बहुत इजी सवाल आता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, फिजिक्स में थोड़ा डिफिकल्ट आएंगे। तो यहाँ से बच्चों क्या बन जाएगा बताओ, क्यू वी इज इक्वल्स टू, ठीक, क्यू वी इज इक्वल्स टू, इसी क्यू वी का आप डी यू बोल सकते हो, और इसको ही आप क्या बोलोगे, इसको ही आप क्या बोलोगे, हीट ऑफ कंबशन। क्या बोलोगे, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यूवी और क्यूवी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो क्यूवी होता है आपको पता है डी यू के इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू, यहां से यहां तक इसको आप लिखोगे हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर इनटू डेल्टा टी। चेक कर लो भाई, यहां से यहां तक जो लिखा है उसको आप क्या बोलोगे, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर इनटू डेल्टा टी। अब ध्यान देना बच्चों, अभी तक आपने क्या किया है, अभी तक आपने 1 मोल के लिए नहीं निकाला है, अभी नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन नहीं किया हमने कि 1 मोल के लिए भी नहीं निकाला, अभी हमने बस क्या निकाल दिया है, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसको अगर 1 मोल के लिए निकालोगे तो इसको क्या करोगे आप, एन से डिवाइड करोगे। ठीक, इसको आप एन से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे यहाँ पर, मोलर इंटरनल एनर्जी चेंज निकालेंगे या 1 मोल के लिए निकालेंगे। ध्यान सुनो, फॉर एन मोल्स। ठीक, एन मोल्स के लिए हमने निकाला क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लेके रखा था बताइए यहाँ पर, जिसका कंबशन हुआ है एन मोल्स। तो एन मोल की हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकली, जिसको आपने क्यूवी बोला है, एन मोल्स की हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है, एन मोल की हीट या चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द एन मोल्स, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू एन मोल्स। ओके, तो ये क्या है, फॉर एन मोल्स, फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स। सही है बच्चों, फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स। सो यहां पर ध्यान से चेक करिए, देखिए फॉर एन मोल्स, फॉर एन मोल्स हीट ऑफ कंबशन कितना है आपका, क्यूवी, जिसको आपने डी यू से दिखाया है, तो एन मोल्स के लिए इतना है, तो 1 मोल, अच्छा जिसका फॉर्मूला अभी अभी आपने पढ़ा है कितना है बताओ, जिसका फॉर्मूला क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरी मीटर इनटू डेल्टा टी, हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरी मीटर इनटू डेल्टा टी, हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरी मीटर इनटू डेल्टा टी, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर इनटू डेल्टा टी, इनटू डेल्टा टी। ठीक, अब सुनो, 1 मोल के लिए कितना होगा बताओ, फॉर 1 मोल्स यदि निकालें तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको क्या करोगे, जो आंसर निकाला था इसको एन से डिवाइड कर दीजिए, मतलब यहाँ एम लिख दिया, एम का मतलब मोलर। अब यार देखो एक बार बताऊँ, ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम क्यूवी से दिखा दो यार, क्या दिक्कत है, बस तुम फॉर्मूला देखना क्या निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो 1 मोल के लिए मोलर बोल दो इसको, यानी कि डी यू, और 1 मोल इसको मोलर बोल दो, और ये एन से डिवाइड लग जाएगा। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, सुनो यार, एन मोल के लिए इतना है, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, इसको जब आप डिवाइड करोगे एन से, मैं ये कह रहा हूँ क्यूवी को जब आप एन से डिवाइड करोगे, ठीक, तो इसको ही आपने क्या बोला, क्यू वी एम। ठीक, एम का मतलब मोलर, यानी कि 1 मोल के लिए। और इसी तरीके से बच्चों, जब आप क्या करोगे, ध्यान से चेक करो, डी यू है ना, जब आप डी यू को एन से डिवाइड कर दोगे तो ये इसको डी यू एम लिख दोगे, और क्या मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो क्यू वी मोलर, डी यू मोलर, और ये भी एन से डिवाइड लग जाएगा, यानी कि हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर इंटू डेल्टा टी, इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन। ओके, ये लीजिए। तो अब ध्यान से सुनिए, ये आ गया आपका फॉर्मूला, यानी कि बच्चों आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है इसमें, मोलर इंटरनल चेंज, और भाई इसको आप क्या बोलोगे, मोलर इंटरनल चेंज, मोलर इंटरनल एनर्जी चेंज,
एनर्जी चेंज, मोलर इंटरनल एनर्जी चेंज बोलिए, या इसका दूसरा नाम क्या होगा बताइए? हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर 1 मोल हीट, या मोलर कर दो ना, मोलर शब्द का यूज कर लो, मोलर हीट ऑफ कंबशन, मोलर हीट ऑफ कंबशन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बना, हीट ऑफ कैलोरीमीटर, हीट ऑफ कैलोरीमीटर इनटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एन, ठीक, डिवाइडेड बाय एन। अब ध्यान सुनिए, तो एक तो ये फॉर्मूला याद कर लो भाई आप, ठीक, और इसी को अगर आप चेंज करोगे कौन से फॉर्म में, नंबर ऑफ मोल्स की जगह अगर आप, मतलब अगर वो मास की बात कर दे तो यहाँ मास अपॉन मॉलिकुलर वेट रख दीजिए, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो बात को? मास के टर्म्स में फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? कुछ नहीं करोगे आप, क्या करोगे बताओ? नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास अपॉन मॉलिकुलर वेट कर दोगे, ठीक, एन की जगह मास अपॉन मॉलिकुलर वेट कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो यही फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा आपका बताइए? ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, इज इक्वल्स टू में, अब देखो हीट ऑफ कैलोरीमीटर, हीट ऑफ कैलोरी मीटर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इनटू डेल्टा टी, ओके। उसके बाद अब ध्यान देना, एन की जगह क्या रखोगे? एम अपॉन मॉलिकुलर वेट, ठीक, तो एन की जगह एम डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, सही है, और मॉलिकुलर वेट ऊपर चला जाएगा तो मैं डायरेक्ट कर दूं, यानी कि मॉलिकुलर वेट ऊपर चला जाएगा तो नीचे से हटा दो, नीचे क्या हो जाएगा, मास ऑफ द कंपाउंड स्मॉल एम, और मॉलिकुलर वेट ऊपर चला जाएगा, सो डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका मॉलिकुलर वेट, ओके, डेल्टा टी इंटू मॉलिकुलर वेट। बस ये लीजिए, मास के टर्म्स में फॉर्मूला गया, यानी कि अगर आपको मास दिया हो किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, नंबर ऑफ मोल्स ना दियो, मास दिया हो तो मास के टर्म में, अगर उसका जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे मान लो मीथेनॉल है तो मीथेनॉल का मॉलिकुलर वेट, बस। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखोगे, ठीक है स्टूडेंट्स? जहां पर हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर क्या है वो मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, ठीक, वो मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। हीट ऑफ कैलोरीमीटर क्या है, MbSb प्लस MS2O प्लस इंटू SS2O, ठीक। अब सुनो ध्यान से एक खास बात, बच्चों ध्यान से सुनिए, एक खास बात और वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि क्या पता वो चेंज इन एंथैल्पी पूछ ले, क्या पता वो चेंज इन एंथैल्पी पूछ ले आपसे। तो चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम यदि पूछ लिया जाए आपसे तो कैसे निकालोगे बताओ? पीछे आपको पढ़ाया गया है, डी यू कह रहा हूँ, DH बराबर DU प्लस डेल्टा NGRT लगा दो, क्या दिक्कत है बताओ? ठीक, ध्यान से समझ लो, क्या दिक्कत है बताओ भाई? 1 मोल के लिए DU आप निकाल चुके हो, कहाँ से? ये जो निकाला है ये क्या है, 1 मोल के लिए DU ही तो है, तो DU आप यहाँ से निकाल लो, ठीक भाई, ये वाला फॉर्मूला लगा के DU निकाल लो, यहाँ रख दो, डेल्टा NG आपको निकालना सिखाया है केमिकल रिएक्शन में, RT की वैल्यू रखो, डेल्टा H आ जाएगा, यानी कि DH आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए फिजिक्स में जब सवाल आएगा तो इन सब फॉर्मूलों पे आता है, ठीक, इन सब, और यहाँ तमाम चीज़ें और भी कराई जाती हैं, वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे। केमिस्ट्री में जब सवाल आता है तो वो आता है भाई, बॉम्ब कैलोरीमीटर शब्द का यूज़ करेगा, लेकिन फॉर्मूला ये वाला लगवाएगा, कौन सा, ये वाला। अब आइए मैं 2 सवाल आपको करके दिखाता हूँ इस फॉर्मूले पे, ठीक, और देखिएगा बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन केमिस्ट्री में आते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 हम लोग लेते हैं, ये क्वेश्चन आया आपका 2022 में, ठीक है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखने से पहले ये बात आपको पता है कि रिएक्शन बैलेंस आपको करनी आनी चाहिए, वो तो उन्होंने दया कर दी, रिएक्शन बैलेंस कर दिया, वरना मैंने आपको रिएक्शन बैलेंस करनी सिखाई हुई है, ठीक है ना? तो देखो कह रहा है फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेनॉल, मीथेनॉल का कंप्लीट कंबशन हो गया, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एज मेजर्ड इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज 726 किलो जूल पर मोल एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एज मेजर्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर इज दिस, तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस उसने आपको दे दिया, तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस यदि दे दिया उसने बच्चों आपको, तो ध्यान से चेक करिए, उसने DU आपको दे दिया। सुनो ध्यान से भाई, अमाउंट ऑफ हीट मेजर्ड ही तो बताता है कैलोरीमीटर,
कहाँ गया? बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या बताता है? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यानी कि उसने आपको क्या दे दिया है? उसने आपको क्यूवी दे दिया है। उसने आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया है? क्यूवी दे दिया। क्यूवी का मतलब बताइए क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये आपको दे दिया उसने ड्यू कितना? 726। ठीक, 726 क्या है भाई? किलो जूल पर मोल है। थोड़ा यूनिट्स का भी ध्यान रखिएगा, वहां वो आपको फंसा सकता है। ठीक, उसके बाद बच्चों टेम्परेचर कितना दे दिया बताइए? टेम्परेचर दे दिया एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो टी बराबर 27 डिग्री सेल्सियस है ना। तो इसमें आप एक काम करो, इसको ना भाई केल्विन में कर लो। ठीक है, टी बराबर कितना हो जाएगा? इसमें 273 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? 300 केल्विन। सही है ना। तो ये हो गया आपका 300 केल्विन। अब देखते हैं आगे क्या क्या दिया है। कह रहा है कि द कंबशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर द रिएक्शन इज -x। अब सुन लो, एंथैल्पी की बात कर दी उसने, यानी कि डेल्टा एच आपको कितना दिया है? -x। डेल्टा एच कितना दिया हुआ है? -x किलो जूल पर मोल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई यूनिट्स पे, किलो जूल पर मोल। ठीक, एंथैल्पी का मतलब क्या होता है यार? डेल्टा एच दिया हुआ है। कह रहे हैं x इज नियरेस्ट इंटीजर। x की वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में क्या होगी, है ना। x की वैल्यू पहले निकालो और राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर में लेके बताओ। और r की वैल्यू क्या दी हुई है? 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, r की वैल्यू जूल में दी है, तो किलो जूल में करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि r कितना रखना पड़ेगा तुम्हें? 8.3 दिया था, 1000 से डिवाइड करोगे, यानी कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो किलो जूल पर केल्विन पर मोल में आ जाएगा। लो, सही है। तो ये उसके बाद बस भाई, अब क्या दिक्कत है बताओ? डेल्टा एच या लगा दो यार, ये लो डेल्टा एच दिया हुआ है, डी सॉरी हाँ, डेल्टा एच की वैल्यू एक्स के टर्म्स में दिया हुआ है, डी यू तुम्हें दिया हुआ है, डेल्टा एन जी आर टी वार टी लगा दो, और क्या दिक्कत है? लो, कहने का मतलब है हम इसको ऐसे लगा सकते हैं, डी यू, ये जो डेल्टा एच है यही डी यू है। ठीक, डी यू इज इक्वल्स टू, ओ आई एम वेरी सॉरी, डी एच, डी एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक, अब सुनो, डेल्टा एन जी क्या होता है वो मैंने आपको निकालना सिखाया है। ठीक, तो डेल्टा एन जी कैसे निकालोगे बताओ? प्रोडक्ट में कितनी गैसेस हैं बताओ? प्रोडक्ट में एक ही गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके कितने मोल है? 1 1 माइनस रिएक्टेंट में कितनी गैस है? रिएक्टेंट साइड में देखो, मीथेनॉल मत ले लेना, ये लिक्विड है, लिक्विड है। ऑक्सीजन गैस है, यानी कि 1 - 3/2 कितना आ जाएगा? 2 -1/2। तो डेल्टा एन जी कितना आ गया? -1/2। याद है ना, प्रोडक्ट में गैसेस के मोल्स माइनस रिएक्टेंट में गैसेस के मोल। अब बस रख दो, रख दो। डेल्टा एच कितना दिया हुआ है? -x किलो जूल में, सब कुछ किलो जूल में रख रहे हैं। डी यू भी किस में दिया हुआ है? किलो जूल में। कितना है? 726 किलो जूल। तो सब कुछ किलो जूल में रख रहे हैं, इसलिए हमने आर को भी किलो जूल में कर लिया। डेल्टा एन जी की वैल्यू -1/2, तो ये वाला प्लस माइनस में चेंज होगा, -1/2 इंटू आर। आर कितना है भाई? 8.3 इंटू 10⁻³ ठीक, ओके। 10⁻³ का मतलब है 1000 से डिवाइड किया गया है, समझ रहे हो? तो ये 1000 से इसको डिवाइड कर दो ऐसे करके, और इनटू में टेम्परेचर कितना है तुम्हारा? 300 केल्विन। अब सॉल्व कर लो भाई, आंसर आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 गया। ठीक, उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा चेक करो, -x बराबर 726 माइनस, अब ध्यान दो जरा, 8.3 डिवाइडेड बाय 2 करके और फिर 10 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो कैलकुलेशन खुद से कर लेना यार। 8.3 डिवाइडेड बाय 2 करोगे कितना आ जाएगा? 4.15। और 4.15 को फिर से 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.415। ठीक, 0.415। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, 726 कुछ गड़बड़ आ रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, सुनो मेरी बात को ध्यान सुनो। एक चीज़ तो पहले कैलकुलेशन सुधार लो यार। देखो क्या कैलकुलेशन सुधार लो, पहले वैल्यू रखा, थोड़ा गड़बड़ रख दिया क्या? देखो एक यार बात हम लोग को अपने मन से सोचनी पड़ेगी, पता है क्या? ये जो डेल्टा यू है ना, ये जो क्यू है रिलीज हुई है ना, तो यहाँ माइनस साइन नहीं दिया, हमें अपने मन से रखना पड़ेगा। भाई क्यूवी क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिलीज। क्यूवी क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितनी हीट रिलीज हो रही, तो उसका साइन हम लोग डिसाइड करेंगे ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। क्यूवी का साइन भाई माइनस में रखना, ये वाला साइन -726 है। वो क्वेश्चन में नहीं देगा, वो तो गलत कराना ही चाहता है भाई।
-726 किलो जूल पर मोल। समझ रहे हो क्यों? एक्सोथर्मिक है ना, तो हीट बाहर आ रही है, एक्सोथर्मिक है, इसलिए माइनस में रखना है। ठीक, तो इसको थोड़ा सुधार के लिख लो। डी एच कितना है, -x = du कितना है भाई, सब कुछ किलो जूल, -726। ठीक, -726। और डेल्टा एन जी कितना है, -1/2। ठीक, आर आर कितना है, 8.3, और डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, है ना, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने का, डिवाइडेड बाय 1000। टी की वैल्यू कितनी, 300 केल्विन। सॉल्व कर लो, ये 2 0 से 2 0 गया। ठीक, और हाँ, यही तो गड़बड़ हो रहा था ना लास्ट में। देखो जरा बताता हूँ मैं क्या था, मैंने 3 को देखा ही नहीं। लो भाई सॉल्व करो जरा, देखो 8.3 को 2 से पहले डिवाइड करो, जितना है उसको 10 से डिवाइड करो, तो कितना आ गया था, -726 तो था ही, और माइनस इस पूरे को देखो कैसे सॉल्व करूंगा, 8.3 डिवाइडेड बाय 2 करो पहले। मैंने 3 को नहीं देखा था ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया अपने आंसर के साथ। 8.3 डिवाइडेड बाय 2 4.15 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.415, 0.415, और इनटू में बच्चों, इनटू में ये 3 बचा हुआ है, ये मैं भूल गया था, इसलिए मैं कंफ्यूज था। चलो, तो यहाँ से आ जाएगा -x बराबर -726, और माइनस, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0. कितना है, 415 इंटू में 3। ठीक, कितना हो जाएगा, 1.245। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो -x लेफ्ट में, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 726 + 1 727, तो माइनस का 727.245। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x कितना आ जाएगा बताओ, 727.245, है ना। अब बताओ ये कौन से नियरेस्ट इंटीजर के आसपास है, मतलब कौन से इंटीजर, 727 के आसपास। 728 मत कर देना यार, पॉइंट के बाद 2 लगा हुआ है, 5 से ज़्यादा नंबर होता तब हम 728 कर देते। ये 727 के नियरेस्ट है, तो आंसर चेक कर लेता हूँ मैं, 727 करेक्ट। तो x की वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में कितनी है, 727, यानी कि 727 करेक्ट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट, ये हो गया। अब आइए एक और सवाल हम आपको दिखाते हैं, ऐसे ही एक और सवाल दिखाते हैं बच्चों, ऐसा ही, फिर हम इसको फिनिश करेंगे बॉम्ब कैलोरी मीटर को भी। ठीक, देखिए, अब ये देखिए सवाल, फिर से ऐसा ही सवाल पूछा आपसे, बताओ बॉम्ब कैलोरी मीटर का, दोनों आईआईटी में आए हुए आपके सवाल हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल द अमाउंट ऑफ, देखो अब आपकी हेल्प कर दी उसने, रिएक्शन लिख दिया, लेकिन क्या पता रिएक्शन ना लिखे, तो भाई रिएक्शन लिख के बैलेंस कर लोगे आप। ठीक, तो ये इथेनॉल का कंबशन करवाया उसने, प्रोड्यूस मेजर इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज दिस, है ना। तो हीट ये प्रोड्यूस है, और टेम्परेचर कितना है 25। तो हीट प्रोड्यूस को आप कैसे दिखाते हो, माइनस साइन के साथ दिखाते हो, QV, और यही क्या आपका DU है परमोल के लिए, परमोल के लिए दिया हुआ है कितना, 1364.47 किलो जूल पर मोल। सही है, ये हीट प्रोड्यूस हो गई। टेम्परेचर कितना है तुम्हारा 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसमें 273 ऐड करोगे तो 298 केल्विन आ जाएगा टेम्परेचर। ठीक, उसके बाद अज्यूमिंग द आइडियलिटी ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द कंबशन, ऐसे ही लिख दिया, दिल पे मत लो, आइडियल केस है। ठीक, मतलब जो फॉर्मूला बताया गया है वो वैलिड है। ठीक है, अब डेल्टा एच आपको ऑफ द कंबशन पूछा है, यानी कि आपको डेल्टा एच ऑफ द सी लगा दिया, ऑफ द कंबशन पूछा, कंबशन ही तो हो रहा है ना, सी लगा दो भैया, क्या हो जाएगा। ठीक, ओके, आर की वैल्यू दी है, फिर से वही काम करना है कि आर को आपको क्या करना है, आर की वैल्यू कितना दे के रखा है भाई, 8.314 बच्चों, लेकिन ये दिया हुआ है जूल पर मोल, तो मुझे किस में ला, अच्छा आंसर मुझे किस में लेके आना, देखते हैं, किलो जूल में लेके आना आंसर, है ना बच्चों। तो किलो जूल में लेके आना है, तो इसको किलो जूल में करने के लिए क्या करोगे, R = 8.314 डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए, या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा किसमें, किलो जूल पर मोल में। ओके, लगा दो फॉर्मूला, क्या दिक्कत है, लगा दो। क्या था, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू और प्लस डेल्टा NGRT। ठीक है, अब डेल्टा NG निकाल लीजिए। डेल्टा NG कैसे सिखाया, प्रोडक्ट में जो गैसेस है, भाई वाटर तो लिक्विड है, गैस कौन है, CO2 के मोल 2 है, प्रोडक्ट के मोल गैस के, माइनस रिएक्टेंट में कौन सी गैस है, ओनली ऑक्सीजन। इथेनॉल तो क्या है आपका, लिक्विड है, तो 2 - 3 -1 आ गया। ठीक, रख दो भाई वैल्यू, डेल्टा यू कितना है, डेल्टा यू का साइन भाई माइनस में रखना,
साइन माइनस में रखना, ठीक है ना। हीट इवॉल्व हो रही, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो -1364.47। और ध्यान दो डेल्टा एन जी कितना रखोगे आप, -1, तो डेल्टा एन जी -1 रखोगे तो ये +1 किस में चेंज होगा, मतलब प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में। -1 इंटू आर, आर कितना है बताओ, ये है आर कितना, किलो जूल में रखना भाई यार, क्योंकि ये भी किलो जूल में, तो ये भी अभी किलो जूल में आएगा डेल्टा एच, तो आर भी किलो जूल में होना चाहिए। 8.314 डिवाइडेड बाय 1000 और इंटू में टी, टी कितना है तुम्हारा 298 केल्विन, 298 केल्विन, 298 केल्विन। अब इसको कुछ नहीं करना है यार, सॉल्व कर लो बस, ठीक। कितना आ जाएगा, -1364.47, ठीक। अब ध्यान दो जरा, 8.314 इंटू 1 तो 8.314 और इंटू में 298 को 1000 से डिवाइड लगाओगे 0.298, ठीक। इसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, -1364.47 और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8.314 इंटू 0.298, ठीक। कितना आ रहा है, 2.477, 2.477, ओके 572, 572, ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर लो, है ना, अप्रॉक्स में ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे, सो 1364.47 और प्लस इसको भी डेसिमल के 2 प्लेस तक ले लो तो 2.48 हो जाएगा ये, प्लस 2.48, ठीक। ये आ रहा है 1366.9 माइनस का 1366.95 किलो जूल। कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन सी इज द बच्चों करेक्ट ऑप्शन, किलो जूल पर मोल। यूनिट वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, यूनिट वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक। अच्छा, अब इसमें एक सवाल और बचता है, उसको मैं आपको फटाक से जल्दी से करा देता हूँ, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, देखिए जरा, देखिए बच्चों, कह रहा है गिवन, अब यार ये लिखना पड़ेगा सवाल मुझे, रुक जाओ, गिवन फर्स्ट वाला क्या है बच्चों, देखो, कार्बन ग्रेफाइट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक, और क्या दे रहा है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा है आपको, CO2 गैस, CO2 गैस, और पता है इसका डेल्टा एच आपको दे के रखा हुआ है x किलो जूल पर मोल, डेल्टा एच और आर लिखा है, यानी कि रिएक्शन का जो हीट ऑफ एंथैल्पी है ना, मतलब एंथैल्पी जो है, रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी है, x किलो जूल पर मोल, और शायद देख लेते हैं यार, माइनस भी लगा के दिया हुआ है शायद, ठीक है, माइनस इसने नहीं लगाया है, ओके ठीक है, जो भी दिया हुआ है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखिए जरा, सेकंड आपको दिया हुआ है रिएक्शन कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गैस, ठीक, तो इसने आपको क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बच्चों कितना दे के रखा हुआ है आपको पता है, y किलो जूल पर मोल, y किलो जूल पर मोल, आपको x y और z में रिलेशन बताना है। अभी एक और रिएक्शन दे के रखी हुई है, अब तो बड़ा आसान है, समझ जाओगे अब तो। थर्ड रिएक्शन देखो जरा क्या है, CO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO2 गैस, इसका डेल्टा HR कितना दिया हुआ है, हीट ऑफ द रिएक्शन इसका कितना दिया हुआ है, Z किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब देखिए बच्चों, नीचे ऑप्शंस दिए, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज y इज इक्वल्स टू 2z माइनस एक्स, ठीक। ऑप्शन बी इज x इज इक्वल्स टू y माइनस जेड, ऑप्शन सी इज z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, ऑप्शन डी इज x इज इक्वल्स टू y प्लस जेड, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब ध्यान से चेक करो, पता है क्या करेंगे इसमें, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा है, देखो, पता है एक बार उसने कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट बना ली यहाँ से, समझ रहे हो, कार्बन ग्रेफाइट लेके चला है, ठीक, तो यहाँ से उसने एक बार CO2 डायरेक्ट बना ली, ये देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में,
और उसमें डेल्टा एच कितना है इसका, x किलो जूल पर मोल। और एक बार रास्ता चेंज कर दिया, यानी कि कार्बन ग्रेफाइट से हाफ O2 मिला के पहले उसने क्या बनाई, इससे करेक्शन कर लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई। पहले क्या बनाई, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई। एक रास्ता दूसरा है, ये देखिए यहाँ क्या किया इसने, हाफ O2 लगा के पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, और इस रिएक्शन की हीट कितनी है, Y। ठीक, और उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में कार्बन ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड में हाफ O2 लगा कर, यानी कि CO और एक ऑक्सीजन यहाँ, फिर CO2 मिला। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में फिर से उसने क्या लगाया बताओ, हाफ O2 लगाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और इस प्रोसेस की हीट कितनी है, Z है। अब बताओ फाइनल क्या हो रहा है, ये तुम्हारा इनिशियल है, ठीक, ये तुम्हारा क्या है बताओ, फाइनल है। इनिशियल से फाइनल जाना है, चाहे इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते से जाओ, समझ गए होगे आप। तो x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस जेड। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट बात देखो, क्या पता तुम्हें यहाँ माइनस दे दे, यहाँ माइनस दे दे, यहाँ तो घबरा मत जाना। तो माइनस एक्स बराबर माइनस वाई और प्लस माइनस जेड हो जाएगा। तो माइनस एक्स बराबर माइनस वाई और माइनस जेड। तो माइनस एक्स बराबर यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो वाई प्लस जेड, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तब भी तो आंसर वही आएगा, तो घबरा मत जाना। ठीक, अच्छा एक तो ये चीज़ हो गई। तो अब आप चाहे इसको हेस लॉ बोल के कर दो भाई, चाहे आप बोल दो कि मैंने कॉन्सेप्ट क्या लगाया है कि हीट इज द सॉरी एंथैल्पी इज द स्टेट फंक्शन, वो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इनिशियल स्टेट क्या था तुम्हारा, ग्रेफाइट, और फाइनल कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते से जाओ, एंथैल्पी तो सेम होगी। ये था, चाहे हेस लॉ भाई कुछ लोग लगा के बोलेंगे कि एक बार तो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने का ये तरीका, एक बार स्टेप्स में, तो स्टेप्स में जब बनाया तो जो टोटल हीट है वो इस स्टेप की हीट के इक्वल होगी। भाई जो करना हो कर दो, बेसिक फंडा वही है क्या, कि एंथैल्पी इज द स्टेट फंक्शन। अब सुनो ध्यान से, पता है बच्चों, इसको करने का एक और तरीका है। क्या मैं यहीं पे कर दूं, पहले इसको कॉपी कर लो, क्या मैं यहीं पे कर दूं, समझ जाओगे। अब देखो बच्चों, इसको करने का एक और तरीका है, जो मैं पता है क्या सोच रहा था, मैं क्या सोच रहा था, एडिंग इक्वेशन 2 and 3। मैं तो ये मेरे दिमाग में ये आ रहा था, एडिंग इक्वेशन 2 and 3। यदि आप 2 और 3 को ऐड कर दें तो क्या होगा, यहीं पे करके दिखा दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वरना मेरे को लिखना पड़ेगा ना। यदि आप 2 और 3 को ऐड कर देते तब क्या हो जाता बताओ, बोलो, देख लो भाई, अब तक तो समझ गए होगे। 2 और 3 को ऐड करने से आपको क्या मिल जाएगा, 2 और 3 को ऐड करके इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 मिल जा रही कि नहीं, चेक करो। 2 और 3 को ऐड करोगे, इधर का कार्बन मोनोऑक्साइड इससे कट जाता। ठीक, और सुनो, कार्बन ग्रेफाइट, भाई कार्बन ग्रेफाइट बचता है यहाँ। ठीक, हाफ O2 प्लस हाफ O2, 1 O2, 1 O2 का मतलब O2, और प्रोडक्ट में CO2 गैस बन जाती, ये लो। यानी कि इस रिएक्शन और इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऐड करके, यानी कि y प्लस जेड करके ही आपको फर्स्ट इक्वेशन मिली, और फर्स्ट इक्वेशन की एंथैल्पी कितनी, x। तो x बराबर क्या हो जाता है भाई, फर्स्ट इक्वेशन ही तो मिली यार। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन की एंथैल्पी कितना दे के रखा है, x, लेकिन हमें कैसे मिली है, सेकंड और थर्ड को ऐड करके ही तो फर्स्ट वाली मिली, तो सेकंड और थर्ड की एंथैल्पी भी तो ऐड हो जाएगी, तब भी रिलेशन आ जाता, x बराबर वाई प्लस जेड। तो जैसे भाई आपको पसंद है वैसे आप कर लीजिए। अब सुनिए, इसके बाद ना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह का स्टेटमेंट नहीं लिखवाया है, कुछ बातें छोटी मोटी बच रही हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करके इसको फिनिश करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।